Welcome to all. This is a course name Fundamental of Economics and Financial Market. This is a module 4, lecture 17. पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि what is the meaning of financial market और what are the institution in a financial market and what is the feature of a financial market. तो हम एक बार फिर से उसे रिकॉल कर लें कि फाइनेंशियल मार्केट अ प्लेस आर अ सिस्टम वेयर वी ट्रेड द फाइनेंशियल असेट्स बिटवीन बायर एंड सेलर। अगर हम किसी भी फाइनेंशियल असेट्स, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो शॉर्ट रन हो, चाहे वो लॉन्ग रन हो, चाहे वो लोन बाज़ार का हिस्सा हो, चाहे वो इक्विटी बाज़ार का हिस्सा हो, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विस का प्रकार हो, इन सब सारी चीज़ों को हम फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही हम बाई एंड सेल करते हैं। और जो सेल करता है उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं, लेकिन बायर भी फाइनेंशियल मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है, जो हाउस होल्ड्स के रूप में भी हो सकता है, बिजनेसमैन के रूप में भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर के रूप में भी हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट के दो सबसे बड़े फंक्शनल डिवाइडेशन में जो पहला प्रकार है वो मनी मार्केट का है और जो दूसरा प्रकार है वो कैपिटल मार्केट का है। हमने मनी मार्केट में को भी देखा और हमने उसकी परिभाषा में ये समझा था कि मनी मार्केट वो फाइनेंशियल मार्केट का वह प्रकार है जहां हम शॉर्ट रन फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड करते हैं, विच इज़ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। केन्स ने जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस और डिमांड फॉर मनी की बात की तो उन्होंने अपनी बात कही थी कि जो कैश होता है उसकी डिमांड हम करते हैं, तो उसमें जो तीसरा प्रकार है वो दरअसल फाइनेंशियल मार्केट में जो इक्विटी बाज़ार का हिस्सा है वो उसका हिस्सा था। तो यहाँ पर हम अपनी शुरुआत करेंगे और हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, दूसरा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, तीसरा द फंक्शन ऑफ द मनी मार्केट, देन वर्किंग ऑफ द मनी मार्केट एंड लास्ट द फीचर्स ऑफ अ मनी मार्केट। देन अगर हम मनी मार्केट के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, पहला होता है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट में जो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन होता है वो होता है अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। उस राज्य का जो सबसे अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिटरी नहीं होगा, जो डिपॉजिटरी नहीं होता है, उसका काम सिर्फ रेगुलेशन का हो सकता है, उसका काम इंटरवेंशन का होता है, जो देश के पूरे फाइनेंशियल फ्लो को, पूरे फाइनेंशियल ट्रांसफ़र को, पूरे इशूइंग, बाइंग और सेलिंग प्रोसेस को मॉनिटर करता है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरवेंशन करता है। जब भी उसे जिस भी तरीके की समस्या दिखती है उसकी जिम्मेदारी उस अपेक्स इंस्टीट्यूशन की होती है। जैसे भारत में अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो हम आरबीआई की बात कर रहे हैं। भारत में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत का सेंट्रल बैंक है, वो बैंकों का बैंक है जिसका काम है कि भारत के सभी फाइनेंशियल मार्केट को गवर्न करना, फाइनेंशियल एसेट्स के ट्रांसफ़र की निगरानी करना और देश में फाइनेंशियल मोबिलिटी की स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की है। तो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट का जो सबसे पहला प्रकार है उसमें जो सबसे ऊपर आता है वो इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल बैंक। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन आते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्काउंट एंड द फाइनेंशियल हाउस ऑफ फाइनेंशियल DFHI, डिस्काउंट एंड द फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में है। अगर हम इसे एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हम इसे सीधे सीधे कह सकते हैं डिस्काउंट एंड द फाइनेंशियल हाउसेस। ये इनका काम होता है जो हमारे बिल्स होते हैं, जो प्रॉमिसरी नोट होते हैं, जो बिल होते हैं, जो एक्सचेंज बिल होते हैं, जो ट्रेजरी बिल होते हैं, इनको ये भुनाने का काम करते हैं, उनको ये इनकैश करने का काम करते हैं। विभिन्न संस्थाओं के बीच ये एक ब्रिज का काम करते हैं। ये फाइनेंशियल एसेट्स की मोबिलिटी की सिक्योरिटी को सिक्योर करते हैं। जैसे मान लिया कि अगर हम किसी भी एक संस्था से कोई बॉन्ड लेते हैं, अगर हम उसे किसी दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं, या जैसे मान लिया कि मैं बैंक ए का हमारे पास चेक है और इसे हमने किसी ऐसे आदमी को दिया है जो उसका खाता किसी दूसरे बैंक में है, तो ये जो चेक है, ये जो व्यक्ति बी है, जो पर्सन है, जो दूसरे बैंक का आदमी है, वो अगर इस चेक को अपने बैंक में रखता है या डिपॉजिट करता है तो वो बैंक इन्हीं DFHIs इंस्टीट्यूशन से अपने
चेक का भुगतान पहले बैंक से अपने यहाँ ट्रांसफ़र कराता है। उसी के बाद जो तीसरी संस्था है वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक दो तरीके के हो सकते हैं, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी हो सकते हैं, ये नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ये पब्लिक सेक्टर भी हो सकते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं और ये फॉरेन सेक्टर के बैंक भी हो सकते हैं। कमर्शियल बैंक किसी भी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का सबसे सिग्निफिकेंट हिस्सा होता है। ये एक सबसे बड़ा डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन भी होता है जो कई तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। साथ ही साथ ये प्रोडक्टिव पर्पज़, नॉन प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स को लोन भी देता है। ये फ़ंड ट्रांसफ़र का भी काम करता है। जैसे भारत में अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो हम उन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला SBI एंड देयर सब्सिडरीज़ और दूसरा कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और भारत में RBI's रीजनल रूरल बैंक्स भी एक संस्था है जो कमर्शियल बैंक की तरह ही काम करती है, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है वो जो है रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट, रूरल सेक्टर में फाइनेंशियल मोबिलिटी को एक तरीके से स्टैंड करना, फाइनेंशियल मोबिलिटी की इफ़िशियंसी को बढ़ाना और फाइनेंशियल जो एक्टिविटी है, जो फाइनेंशियल मोबिलिटी है उसको फैसिलिटेट करने का काम करती है, जिसे हम रीजनल रूरल बैंक के थ्रू देखते हैं। RRBs उन्हें कहा जाता है। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक में एक सबसेट, कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं, जिनमें इंडियन बैंक्स भी हैं और फॉरेन बैंक्स भी हैं। जैसे भारत में यस बैंक इज़ अ प्राइवेट बैंक, इट्स अ इंडियन बैंक, लेकिन फॉरेन बैंक भी हमारे काम करते हैं। जैसे ICICI इंडियन बैंक है। तो प्राइवेट बैंक्स भी हमारे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। क्यों? क्योंकि दे ऑल्सो स्टेबलाइज अंडर द रेगुलेशन ऑफ द RBI एक्ट। ये RBI एक्ट के ही थ्रू आते हैं और इनके नियामक जो संस्था वो देश का सेंट्रल बैंक ही होती है। इनकी रेगुलेटरी, इनका सर्वेलांस, इनकी फाइनेंशियल मोबिलिटी की निगरानी करने का काम और इन्हें गवर्न करने का काम, इन्हें फैसिलिटेट करने का काम उस देश के सेंट्रल बैंक का होता है। साथ ही साथ डेवलपमेंट बैंक भी होते हैं, जैसे जिसे हम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे IDBI हो गया, जैसे इनका काम है SIDBI हो गया, जिनका काम है देश में किसी भी तरीके के डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए हमेशा लोन मार्केट में लोन की अवेलेबिलिटी को बनाए रखना। तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में ये संस्थाएं आती हैं। लेकिन भारत में ऑर्गेनाइज सेक्टर के अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी होता है, जिसमें हम मेन तरीके से बांट सकते हैं इंडिजीनियस बैंक, मनी लेंडर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड निधीज़। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, लेकिन मनी मार्केट में एक अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर भी काम करता है। अनऑर्गेनाइज अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें 5 तरीके के बेसिक इंस्टीट्यूशन को हम इंक्लूड करते हैं। पहला इंडिजीनियस बैंक, मनी लेंडर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, चीट्स एंड द निधीज़। इंडिजीनियस बैंक वो संस्थाएं होती हैं जो एकल बैंकिंग सिस्टम है, ये किसी भी तरीके से रेगुलेटरी नहीं की जाती। ये बहुत सारे, इनका सेंट्रल बैंक पर इन पर कोई प्रभुत्व नहीं होता। ये अनलिमिटेड या अनरेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। इनके यहाँ जब हम कोई भी मेंबर अगर इनमें पैसा डिपॉजिट करता है या बारोइंग करता है तो इसमें बहुत तरह के जो है चीटेड मेजर्स होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और इन्हें सेंट्रल बैंक के थ्रू रेगुलेटरी भी नहीं किया जा सकता। दूसरा जो मेन हिस्सा है अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट का, वो है मनी लेंडर्स। स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के बाद भी भारत में मनी लेंडर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। मनी लेंडर्स जो होते थे इनका काम होता था जो नीडीज़ हैं, जो लोग जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, जिन्हें लोन की ज़रूरत है, वो बैंक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोलेट्रल नहीं है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, तो बैंक उन्हें लोन नहीं देती। क्यों? क्योंकि बैंकों के पास एक रेगुलेटरी रूल्स एंड द फॉर्म्स होते हैं जिनके बियॉन्ड वो किसी भी तरीके का लोन एंटरटेन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अनप्रोडक्टिव लोन, जैसे मान लिया शादी के लिए या किसी भी ऐसे रिचुअल्स के लिए उन्हें लोन चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट उन्हें है, लेकिन लोन रेगुलेटरी में वो नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक उन्हें लोन के लिए एंटरटेन नहीं करती। तो वो ऐसे लोगों से पैसा लेते हैं जिनके पास कोई भी एक उचित मापदंड नहीं होता और वो अपने पैसे के लिए किसी भी तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं,
जिन्हें हम मनी लेंडर्स कहते हैं, जिन्हें हम साहूकार भी कहते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद मनी लेंडर्स के बहुत प्रादुर्भाव था। अधिकतर मनी लेंडर्स से ही लोग कर्ज लेते थे। अगर हम रंगराजन की बात करें, एक इकोनॉमिक्स रंगराजन जिन्होंने बात की है कि भारत में इनफॉर्मल और फॉर्मल क्रेडिट स्ट्रक्चर के बारे में, तो उन्होंने ये कहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत में जो मनी लेंडर्स और जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट स्ट्रक्चर था उसका जो हिस्सा था वो 90% के आसपास था। धीरे धीरे जब भारत में आरबीआईज जैसी संस्थाएं फाइनेंशियल मार्केट को गवर्न करने लगी तो इनका हिस्सा कम होता गया, लेकिन आज भी ये कहीं ना कहीं अस्तित्व में बने हुए हैं और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का हिस्सा हैं। उसके साथ रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, कभी कभी हम अपनी ज़रूरतों के लिए अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों पर भी निर्भर रहते हैं। वो हमारे घर के किसी ज़रूरत के लिए या हमारे किसी काम के लिए या हमारे किसी रिचुअल्स के लिए कभी कभी हम बैंकों के पास नहीं जाके अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों पर भी निर्भर करते हैं। और अगर इनसे हमने पैसा मांगा या अगर हमने इनसे कोई फाइनेंशियल एसेट्स या कोई भी उधारी की तो ये भी हमारे मनी मार्केट के अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। उसी तरीके से चीट फंड्स भी एक एसोसिएशन होते हैं जो हमारे पैसे को, हमारे डिपॉजिट्स को हमसे लेते हैं और एक सर्टेन टाइम में हमें मैच्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये एक तरीके से इनके जो सिस्टम, जो इनके रेगुलेशन, जो इनके रूल्स होते हैं वो एक तरीके से बैंकिंग रूल्स ही होते हैं, लेकिन दे आर नॉट स्टेबलाइज अंडर द आरबीआई बैंकिंग एक्ट। तो इन्हें चीट फंड्स भी कहते हैं, इन्हें चीट फंड इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। उसी तरीके से निधीज़, हुंडीज़, ये सब भी अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है मनी मार्केट का। अब अगर हम कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर मनी मार्केट का देखें, कमर्शियल बैंक, आरआरबीज़ के अलावा भारत में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ मनी मार्केट में कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर भी है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला शॉर्ट रन कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव बैंक। लॉन्ग रन कोऑपरेटिव बैंक को हम स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, बट कोऑपरेटिव बैंक जो शॉर्ट रन क्रेडिट प्रोवाइड करती है उसमें 4 तरह के बैंक होते हैं। पहला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो पूरे स्टेट में काम करता है, जिसका काम होता है पूरे स्टेट्स के कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन पे निगरानी बनाए रखना और उन्हें फंड प्रोवाइड करना। किसी भी तरीके से हम ये उस देश की, उस राज्य, पर्टिकुलर स्टेट की जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है। और जो दूसरे स्तर की जो संस्था है उसे हम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। ये इनकी स्थापना और इनका जो वर्किंग फील्ड होता है वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट होता है। और उसके साथ जो तीसरी संस्था है वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स। ये गांव या 1-2 गांव को मिला के बनाई जाती है। दे आर बेसिकली स्टेबलाइज इन रूरल एरियाज़। इन्हें पीएसीबी भी कहते हैं। इनका काम गांव के लोगों को एक सहकारिता के आधार पर उनकी ज़रूरत पड़ने पर उनके प्रोडक्टिविटी के लिए, उनके फॉर्म्स के लिए, उनके फॉर्म्स नीड के लिए या नॉन फॉर्म्स नीड्स के लिए उन्हें लोन मुहैया कराना, उन्हें बारोइंग करना और एक सब्सिडरी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें लोन मुहैया कराना, उनकी ज़रूरत को पूरा करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर जो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है वो सिर्फ रूरल एरिया में ही होते हैं। कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक जो होते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो अर्बन एरिया में भी सिचुएटेड होते हैं, जिन्हें प्राइमरी अर्बन बैंक कहते हैं। ये अर्बन एरिया के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में कोऑपरेटिव बैंक के जो 4 स्ट्रक्चर हैं ये शॉर्ट रन लोन प्रोवाइड करते हैं। बट लॉन्ग रन लोन जिसमें लॉन्ग रन लोन अगर हमें प्रोडक्टिव या हमें फर्म एक्टिविटी के लिए चाहिए तो वहाँ भी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर काम करता है। भारत में 2 तरीके से कोऑपरेटिव के लॉन्ग रन स्ट्रक्चर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, जिसमें पहला नाम है सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये स्टेट लेवल पे होता है, जिसका काम होता है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक को फंड मुहैया कराना, उन्हें रेगुलेट करना। जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं, जिन्हें हम पहले भी इनका नाम हमने लिया है, ये 2 तरीके के होते हैं, सेंट्रल और प्राइमरी। बेसिकली इनका काम शॉर्ट रन लोन प्रोवाइड नहीं कराना, इनका काम होता है लॉन्ग रन लोन प्रोवाइड कराना। ये बेसिकली इक्विपमेंट और किसी भी फॉर्म एक्टिविटी में जो लॉन्ग रन
ज़रूरतें होती हैं, जो लॉन्ग रन नेसेसिटीज़ होती हैं, प्रोडक्टिविटी नीड्स होती हैं, उनको ये मुहैया कराते हैं। तो दिस इज़ अ कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। अब हम मनी मार्केट के फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फंक्शन ऑफ मनी मार्केट में सबसे पहला जो मनी मार्केट का फंक्शन है वो है प्रोवाइड्स फंड। मनी मार्केट का जो सबसे बड़ा काम है, जो सबसे पहला काम है, वो है फंड्स प्रोवाइड करना। और मनी मार्केट जो होता है वो हमने पहले भी देख लिया कि वो दो तरीके का होता है, डिपॉजिटरी और नॉन डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी मनी मार्केट में ये क्या करते हैं, ये हमसे, हाउस होल्ड से, लोगों से जमा स्वीकार करते हैं। जमाएँ ये 3 तरीके से स्वीकार करते हैं। पहला डिमांड डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट ये बहुत ही बेसिक प्रकार है और करेंट डिपॉजिट ये बहुत ही बेसिक प्रकार है जिससे जमाएँ स्वीकार होती हैं। इसके अलावा हम एफडीज़ के भी थ्रू, हम आरडीज़ के भी थ्रू कई सारे तरीक़ों से अपने पैसे को फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करते हैं और ये फिर आगे उसे लोन मार्केट के ज़रिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नीडी पर्सन हैं, ये उनको आगे प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए मनी मार्केट का जो सबसे बेसिक फंक्शन है, जो सबसे सिग्निफिकेंस फंक्शन है, दे आर अ इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइडेड द फंड। दूसरा, यूज़ ऑफ अ सरप्लस फंड। मनी मार्केट जो होता है उसे हम 2 भागों में बांट भी सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डायरेक्ट मनी मार्केट भी कह सकते हैं या इसे हम नेगोशिएटेड मनी मार्केट भी कह सकते हैं, जिसमें एक आदमी डायरेक्टली, एक पर्सन, एक कस्टमर डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर सकता है, डायरेक्टली लोन बारो कर सकता है। और जो दूसरा होता है वो होता है इम्पर्सनल। इसका मतलब बैंक जो होता है वो अपने सरप्लस फंड को किसी भी संस्था या कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जब हम अपना पैसा या हम कोई भी चीज़ या एक समूह या कोई एक संस्था अगर मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन में अपने पैसे को जमा करती है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पैसे की उसे ज़रूरत हो। तो बैंकों के पास, जो इंस्टीट्यूशन के पास जो सरप्लस फंड होता है, उसकी मोबिलिटी कहाँ हो, उसे किस तरीके से यूज़ करें, उसे किस तरीके से रेशनल वे से हम खर्च करें जिससे वो देश के विकास में काम आए, जिससे वो उस देश का, जिससे उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा हो। मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बेसिकली प्रॉफिट बेस्ड होते हैं। वो उनका रेशनलाइजेशन होता है अपने फाइनेंशियल एसेट्स के ट्रेडिंग से ज़्यादा लाभ कमाना। नॉर्मेटिव इश्यूज़, नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में वो प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन्हें ह्यूमन वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता। दे आर ओनली वर्किंग एट अ इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट। तो इस स्थिति में जो उनके पास सरप्लस फंड होता है वो उसका यूज़ करते हैं, वो उसे नीडी पर्सन को लोन के रूप में देके उनसे इंटरेस्ट चार्ज करके प्रॉफिट कमाते हैं। दिस इज़ अ सेकेंड फंक्शन ऑफ अ मनी मार्केट। तीसरा, दे आल्सो हेल्प टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हमेशा अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, अपने एक्सपेंडिचर के लिए फ़ंड्स की हमेशा ज़रूरत होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि कोई भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर फंड उसके पास हो। तो जब भी उसे फ़ंड की ज़रूरत होती है तो वो इन बैंकों के पास, इन फाइनेंशियल मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन के पास जाके अपने बॉन्ड को देके या किसी भी तरीके से मनी मार्केट से पैसा बारो करती है। जैसे मान लिया कि अगर गवर्नमेंट को किसी भी समय अगर 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को या किसी भी सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो बैंकों से वो अपने बॉन्ड के ज़रिए वो एक बॉन्ड जारी कर देगी सेंट्रल बैंक के थ्रू, और बैंकों को उसे वो ख़रीदना होगा या तो वॉलेंट्री या तो मैंडेटरी। या तो वॉलेंट्री कर दे कि आप इसे खरीदिए, या तो मैंडेटरी कर दे कि आपको इसे ख़रीदना ही पड़ेगा। इन दोनों स्थितियों में वो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। तो मनी मार्केट फंक्शन में गवर्नमेंट को भी हेल्प करने का प्रयास करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहले एक्सपेंडिचर के गवर्नमेंट को कहते हैं हम प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ऐसे खर्च करती है जो फिर वो कैपिटल अकाउंट में आता है और ऐसे काम करती है जिसमें प्रोडक्शन होता है। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट 2 ऐसे खर्च होते हैं जिसे हम कम्युनिटी सर्विस और सोशल सर्विस भी करते हैं। इसमें गवर्नमेंट खर्च करती है सोशल वेलफेयर के लिए। ऐसी स्थिति में उसे हमेशा फ़ंड की ज़रूरत होती है, या प्रोडक्टिव खर्चों के लिए, सड़क बनवाने के लिए, पुल बनवाने के लिए या किसी फैक्ट्री को बनवाने के लिए गवर्नमेंट को फ़ंड की ज़रूरत होती है, जिसे वो बाज़ार से जुटाती है या मार्केट से कलेक्ट करती है। तो मनी मार्केट्स का एक और भी फंक्शन है, वो है गवर्नमेंट को हेल्प करना।
चौथा, हेल्प्स इन अ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में भी ये बहुत रोल अदा करते हैं। किसी भी देश में मुद्रा की और कीमतों की स्थिरता एक बेसिक चैलेंज पॉइंट होता है। तो कोई भी सरकार के पास देश में विकास को बनाए रखने के लिए या देश में जो फाइनेंशियल वेरिएबल है उनके फ्लैक्चुएशन को ठीक करने के लिए या उनके स्टेबिलिटी के लिए किसी भी गवर्नमेंट के पास दो पॉलिसीज़ होती हैं। पहली पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, दूसरी पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। जब कोई भी देश फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करके जब देश में कीमत संबंधी या मुद्रा संबंधी वेरिएबल फाइनेंशियल वेरिएबल की स्टेबिलिटी के लिए जब नीति बनाती है या कोई पॉलिसी क्रिएट करती है तो उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जैसे भारत में हर 3 महीने पर, हर क्वार्टरली भारत में जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करती है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करती है और वो बैंक, वो देश ये देखने का प्रयास करती है कि उसके देश में जो मॉनेटरी वेरिएबल हैं उनमें स्टेबिलिटी है या नहीं। जैसे मान लिया कि किसी भी देश को अगर ये समझ में आया कि उस देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन को रोक देता है, क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया को वो रोकने लगता है या उस पर वो लगाम लगाने लगता है, जिससे उस देश की कीमतों में जो बढ़ने की प्रवृत्ति है वो रुक जाती है। लेकिन अगर किसी भी समय यदि देश को ये समझ में आता है या उस देश की संस्था को ये समझ में आता है कि देश की विकास के लिए कीमतों का बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में एक अपस्फीति की स्थिति बनी है, इसका मतलब डिफ्लेशन की स्थिति बनी है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को एक्सपेंड कर सकता है। और ये जो प्रोसेस है ये मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही लागू होता है। तो दिस इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ अ मनी मार्केट। पांचवा, द फिफ्थ फंक्शन ऑफ अ मनी मार्केट टू हेल्प इन फाइनेंशियल मोबिलिटी। फाइनेंशियल मोबिलिटी को भी ये फैसिलिटेट करते हैं। बैंकों के माध्यम से ही या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही हम जो सेविंग होते हैं उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेज सकते हैं। जैसे मान लिया मिस्टर ए अगर किसी एक्स सिटी में है और उसने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, लेकिन मिस्टर बी वाई सिटी में है और उसे वहाँ पैसे की ज़रूरत है और वहाँ वो बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो वो उसी बैंक से पैसा मांग सकता है और वो बैंक अपने बी सिटी वाले ब्रांच से उसे वो लोन दे देती है। इसका मतलब है दिस इज़ अ ट्रांसफ़र, दिस इज़ अ मोबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, दिस इज़ अ मोबिलिटी ऑफ मनी, इट्स ऑल्सो थ्रू द मनी मार्केट। ये मनी मार्केट के थ्रू ही होता है। तो इसका मतलब है कि मनी मार्केट का एक बड़ा फंक्शन ये भी है कि ये फाइनेंशियल मोबिलिटी को फैसिलिटेट करता है। साथ ही साथ जो उसके बाद का जो फंक्शन है वो है प्रमोट लिक्विडिटी एंड सेफ्टी। हम मनी मार्केट के थ्रू सेफ्टी भी देख सकते हैं। जैसे मान लिया कि वी हैव सरप्लस फंड इन माई होम, अगर हमारे घर में कुछ पैसा है और उस पैसे पे हमें कोई चार्ज नहीं हो रहा है, उस पैसे का हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ अगर पैसा है तो हमें डर भी लगा रहेगा, तो हम क्या करते हैं, हम इस पैसे को बैंक में जमा कर देते हैं और वहाँ हमें 2 तरीके का लाभ होता है। पहला, हमारा पैसा सुरक्षित होता है और दूसरा ही हमें उस पैसे के बैंक में जमा करने से हमें उसके बदले कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। इसका मतलब सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत भी मनी मार्केट हमारे लिए यूज़फुल होता है। साथ ही साथ ये लिक्विडिटी को भी प्रमोट करता है। हमारे पास जो लिक्विडिटी है वो हम करेंट अकाउंट के थ्रू, हम डिमांड डिपॉजिट के थ्रू बैंकों में जमा करते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है अपने किसी भी कामों के लिए, अपने किसी भी चीज़ों के लिए, हम आराम से हम इनसे अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हैं और अपनी ज़रूरतों पे खर्च कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ सिक्स्थ फंक्शन ऑफ अ मनी मार्केट। और अनदर फंक्शन ऑफ मनी मार्केट में हम ये भी देख सकते हैं कि इकोनॉमी इन यूज़ ऑफ कैश। और चूँकि मनी मार्केट की परिभाषा में ही हमने ये कहा कि मनी मार्केट इज़ अ मार्केट और अ प्लेस वेयर वी डील द फाइनेंशियल गुड्स विच इज़ अ क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ मनी। इसका मतलब ये है कि मनी मार्केट की वो जो संस्थाएं हैं उसमें जो हमारे जो कैश हैं उनका हम यूज़ आराम से कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ 7th फंक्शन ऑफ अ मनी मार्केट। अब हम वर्किंग ऑफ मनी मार्केट की बात करें तो वर्किंग ऑफ मनी मार्केट में 4 तरीके का वर्किंग पैटर्न होता है मनी मार्केट का। पहला, थ्रू कॉल मनी मार्केट। मैंने जो पहला प्रकार है, जो पहला कंपोनेंट है मनी मार्केट का या जो पहला वर्किंग पैटर्न है
वो है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट जो है, ये मनी मार्केट का वह प्रकार है जहाँ बहुत ही छोटी अवधि के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे 7 दिन के लिए, डेली यूज़ के लिए। जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस फर्म होते हैं, उनको बहुत छोटी ज़रूरतों के लिए, बहुत छोटी अवधियों के लिए लोन लेना होता है। मनी मार्केट के कॉल मनी मार्केट कंपोनेंट पर निर्भर करते हैं और ये बहुत छोटी अवधि के लिए, बहुत अल्प अवधि के लिए ये पैसे को लोन के रूप में देते हैं और ये उसे रीपे करा लेते हैं। दूसरा है थ्रू बिल मार्केट। बिल मार्केट के भी थ्रू मनी मार्केट फैसिलिटेट होता है और बिल मार्केट में 3 तरह के बिल होते हैं। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ट्रेजरी बिल और तीसरा शॉर्ट रन बिल। ये बिल मार्केट के 3 कंपोनेंट हैं जिनके थ्रू हम मनी मार्केट के बिल मार्केट को समझ सकते हैं। तीसरा कोलेट्रल लोन मार्केट। मनी मार्केट का यह प्रकार कोलेट्रल लोन मार्केट, जिसमें हम जो संस्थाएं हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो हमें लोन देती हैं, बट ये हमें एक कोलेट्रल लोन, कोलेट्रल के साथ हमें अपनी संपत्ति या हमें किसी चीज़ को मॉर्गेज करना होता है, गिरवी रखना होता है, तब ये हमें लोन प्रोवाइड करती हैं। और जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है, हमारा जो नीड है वो ख़त्म हो जाती है और जब हम अपने लोन को रीपे कर देते हैं तो ये हमें फिर वो कोलेट्रल जो है वो हमें वापस लौटा देती हैं। तो इट्स ऑल्सो हेल्पफुल टू फैसिलिटेट, टू मोबिलाइज द कैश, टू मोबिलाइज द सेविंग्स, और ये देश की डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्सेप्टेंस मार्केट। हम जानते हैं कि कभी कभी हमें किसी भी मनी एसेट्स या किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स में हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बैंकों से लेके किसी दूसरे को देते हैं एक प्रॉमिस के आधार पे, जैसे बैंक ड्राफ्ट। जैसे मान लिया कि अगर हमें किसी भी संस्था में कोई भी चीज़ डिपॉजिट करनी है, या जैसे विद्यार्थी को किसी भी संस्था में अगर फ़ीस जमा करनी है, अगर फ़ीस 10,000 रुपये है, फ़ीस 5,000 रुपये है या फ़ीस 1,00,000 रुपये है, तो बैंक जो लोग होते हैं वो ड्राफ्ट के रूप में अपने पैसे को ले जाते हैं और दूसरे बैंक में जाके वो दे देते हैं और दूसरा बैंक उसे एक्सेप्ट भी करता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैंक का एक प्रॉमिस होता है कि वो पर्टिकुलर पैसे को वो पे करने का प्रॉमिस कर रहा है। तो ये जो है, ये मनी मार्केट का वर्किंग पैटर्न, इसे एक्सेप्टेंस मार्केट भी हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ मनी मार्केट की। फीचर ऑफ मनी मार्केट में जो पहला फीचर है वो है कंस्ट्रेंट ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के कंस्ट्रेंट में हम ये देख सकते हैं कि इसमें 3 तरह के कंस्ट्रेंट हमें देखने को मिलते हैं। पहला बायर एंड सेलर। पहला है बायर एंड सेलर। मनी मार्केट में एक बायर होगा, एक सेलर होगा। जो कस्टमर होते हैं दे आर द बायर और जो प्रोवाइडर होता है दे नोन एज अ सेलर। दूसरा जो है वो है शॉर्ट रन क्रेडिट जो प्रोवाइड करते हैं, और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है प्राइस। प्राइस क्या होती है फाइनेंशियल एसेट्स की? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, मैंने उसमें जो ब्याज होती है वही उसके प्राइस का आधार होती है, वही उसके कॉस्ट को डिफाइन करती है। दूसरा जो बड़ा फीचर है वह है हेट्रोजीनियस मार्केट। ये हेट्रोजीनियस होता है, इसका एक होमोजीनियस प्रकार नहीं है, ये कई तरह का होता है। लोन मार्केट, इक्विटी मार्केट, दे आर द फाइनेंशियल सर्विस, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। इसका कोई एक होमोजीनियस फॉर्म नहीं होता, इसका कोई एक फ्रेम्ड वे नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई एक ही फ्रेम होता है, इसका कोई एक सर्टेन डिफाइंड फ्रेम होता है। ये कई तरह से हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में हो सकता है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड वे में हो सकता है, कोई एक जगह हो सकती है। जैसे आज ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन चीज़ें भी हो सकती है। जैसे मान लिया कि वी जस्ट नीड अ क्रेडिट कार्ड, वी जस्ट गो टू द साइट ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक, जस्ट गिव द डिटेल एंड द बैंक इंस्टेंट इशू अ क्रेडिट कार्ड। तो ये एक हेट्रोजिनिटी है, ये एक ऐसा नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर फ्रेम में ही लोन मिलता है, इस या पर्टिकुलर किसी एक संस्था से ही लोन मिल सकता है, या किसी हम एक पर्टिकुलर संस्था में अपने डिपॉजिट कर सकते हैं। देयर इज अ हेट्रोजीनियस फीचर। उसके बाद डीलर्स ऑफ मनी मार्केट। ये मनी मार्केट के इसमें डीलर्स होते हैं, एक बायर है, इसमें एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें ऑर्गेनाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, मनी लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। शॉर्ट टर्म लोन, ये जनरली शॉर्ट रन लोन देते हैं, लॉन्ग रन लोन नहीं देते। मनी मार्केट में हमने परिभाषा में ही पढ़ा है कि दे आर डील विद द शॉर्ट रन फाइनेंशियल एसेट्स विच इज़ क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ मनी। उसके बाद नियर मनी एसेट्स, मैंने इसमें वो एसेट्स होते हैं जो मनी के क्लोज सब्सिट्यूट्स होते हैं। मैंने हम इसे तुरंत लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे डिमांड डिपॉजिट है, प्रॉमिस नोट है, बैंक ड्राफ्ट है, बैंकर्स चेक है, डिमांड डिपॉजिट है,
हमें जब भी ज़रूरत पड़ी हम तुरंत बैंक के पास गए, अपने डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन के पास गए और हमने कहा कि हमें पैसे की ज़रूरत है, उन्होंने तुरंत हमें कैश दे दिया, उन्होंने हमें तुरंत वो प्रोवाइड कर दिया। तो इसमें वो असेट्स ही पढ़े जाते हैं या वही असेट्स इसमें सब्जेक्ट मैटर हैं जो मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। फिज़िकल कॉन्टैक्ट नॉट नेसेसरी, हमने बताया कि फिज़िकली कॉन्टैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं। आजकल हम ऑनलाइन भी फाइनेंशियल असेट्स अवेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। फिज़िकली प्रेजेंस इज़ नॉट नेसेसरी। उसके बाद डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, ये कैपिटल मार्केट से अलग होता है क्योंकि कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट विच डील विद अ फाइनेंशियल असेट्स एज अ लॉन्ग रन गोल। वहाँ लॉन्ग रन गोल की बात होती है, लेकिन मनी मार्केट में हमेशा शॉर्ट रन लोन या शॉर्ट रन फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल होती हैं। एसोसिएशन विद द बिग सिटी, मनी मार्केट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जनरली बड़े शहरों में होते हैं, छोटे शहरों में ये उतने प्रॉस्परस और डेवलप नहीं होते, बड़े शहरों में ही ये प्रॉस्परस और डेवलप होते हैं। और उसके बाद चेंज विद द प्लेस एंड टाइम, टाइम और जगह के बदलने पर ये बदल जाते हैं। जैसे भारत में अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मनी मार्केट के अगर जिस इंस्टीट्यूशन का ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, वो ज़रूरी नहीं कि लंदन या यूरोप या अमेरिका के किसी देश में भी वही कमर्शियल बैंक या वही कमर्शियल बैंक का प्रचार या उसके नियामक की सिग्निफिकेंस उसी रूप में देखी जाए। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमने मनी मार्केट के फीचर, वर्किंग पैटर्न, उसके कंपोनेंट, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझा। आगे के लेक्चर में हम मनी मार्केट के अन्य चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।